Hello students, a very good evening to all of you. Our students, उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे और लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा तो नहीं पर कुछ हद तक पढ़ाई से आप ज़रूर जुड़े होंगे। देखिए, ह्यूमन नेचर है, हद से ज़्यादा छुट्टियां मिल गई हैं तो थोड़ा सा तो हम लोगों का पंक्चुअलिटी डिस्टर्ब होता है। किसी का भी पहले एक शेड्यूल बना होता था, आप लोग क्लासेस में आते थे, टॉपिक डिस्कस होता था। अब सारी चीज़ें आपको घर बैठे मोबाइल के ज़रिए देखने को मिल रहा है। तो सिस्टम का कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिपेंड करता है आप कितना एडवांटेज इससे ले सकते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन समाप्त होगा, मैं उम्मीद करता हूँ फिर से तो समय मिलेगा ही कि आप इन चीज़ों को दोबारा पढ़ पाएँ। यदि कम समय मिला तो आपके लिए बेहतर है आप मोबाइल के ज़रिए एक बार पढ़े हैं, और यदि उतना ही समय मिल गया तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में मैंने 3 लेक्चर लिया है, मेरे ख्याल से 4 लेक्चर हो गया है। पहला बेसिक पढ़ाए थे, एक में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाए थे, तीसरे में स्टायोकेमिस्ट्री से संबंध पढ़ाए थे, चौथे में न्यूमेरिकल पढ़ाए थे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना, किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसी रिएक्शन को तुम फास्ट कराना चाहते हो, किसी रिएक्शन को तुम स्लो कराना चाहते हो, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके आधार पे किसी रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है। तो आइए समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और स्टूडेंट्स, हम आपको बड़ा स्पष्ट बता दे रहे हैं, जो थ्योरी आपको मिलता है उस थ्योरी को अगर आप पूरा पढ़ लीजिएगा, हर कंपटीशन के लिए परफेक्ट है। लास्ट में जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं उनके लिए मैं नोट्स में भी दोबारा समझा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। हालांकि आप चाहो तो जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ उसी समय आप सुन सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, तो साइड बाय साइड आपका अपनी लैंग्वेज में नोट्स तैयार हो जाएगा। और दूसरा तरीका, वीडियो के लास्ट में जो मैं नोट्स बनाने का तरीका बताता हूँ उसके जरिए आप बना सकते हो। तो देखिए, पहला फैक्टर कौन सा है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट समझते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट क्या होता है। ध्यान देना मेरी बात पर। वैसा पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और उसके स्पीड को घटा भी सकता है, परंतु
रिएक्शन में खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है या खुद उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? कैटालिस्ट। सब्सटेंस which increases the speed of reaction or decreases the speed of reaction but itself remains unchanged in chemical reaction is called catalyst। यानी वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं परंतु उनमें स्वयं कोई परिवर्तन नहीं होता, उस पदार्थ को कैटालिस्ट कहते हैं। अब कैटलिस्ट की बात हो गई, यानी सब्सटेंस which increases or decreases the speed of reaction and remains unchanged, वही हमारा कैटलिस्ट है। वैसा पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी देगा और घटा भी देगा पर खुद अनचेंज रहता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट कितने प्रकार के? जनरली बात कर रहे हैं 2 प्रकार का। कैसे? यही पर आंसर छुपा है। इंक्रीजेस यानी बढ़ा रहा है, डिक्रीजेस यानी कम कर रहा है। तो आपको बता दें, जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को घटा देगा उसे बोलेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। यानी स्टूडेंट्स, हमारा कैटलिस्ट कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। कैटलिस्ट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। वैसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं उसे, ध्यान दीजिएगा, वैसे उत्प्रेरक सच कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट, whereas those catalyst which decreases the speed of reaction is called negative catalyst। यानी वैसा उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, धनात्मक उत्प्रेरक जो घटा देगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब हमें ये सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैटलिस्ट की उपस्थिति से कैसे प्रभावित होता है। यार मैं एक एग्जांपल लेता हूं जनरल लाइफ का। तो मुझे बताओ, यदि चाय बनाना चाहते हो, यदि चाय आप बनाना चाहते हैं तो आप ये बताइए, कम से कम किसी बर्तन में आप क्या लेंगे? वाटर लेंगे, मिल्क लेंगे, शुगर लेंगे और चाय पत्ती लीजिएगा। तभी आपका क्या बनके तैयार होगा? चाय बनकर तैयार होगा। पर आप ये बताइए, आप उस बर्तन में इन पदार्थों को डालकर छोड़ देते हैं, उस बर्तन में इन पदार्थों को डालकर छोड़ देते हैं, तो क्या आपका चाय बन जाएगा? नहीं। चाय कब बनेगा? जब आप इसे क्या दीजिएगा? ऊष्मा दीजिएगा, इसे हीट दीजिएगा। यानी यहाँ पर मेरा हीट किसकी तरह बिहेव कर रहा है?
कैटालिस्ट की तरह, यानी इसको गर्म करने पर चाय खौलना शुरू होगा और वो ये सब पदार्थ गर्म करने पर आपस में अभिक्रिया करेंगे और चाय बनकर हमारा तैयार होगा। ये तो आपका एक कंसेप्ट हुआ। और स्टूडेंट्स, ये तो एक कंसेप्ट हुआ जिससे मैंने आपको बताया गर्म करने पर अभिक्रिया होने लगी, यानी यहाँ पर हीट एज अ कैटलिस्ट हम समझ सकते हैं। पर थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, रियल में कैटलिस्ट वर्क कैसे करते हैं। हालांकि आगे आपको पढ़ना है एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको आगे सिखाएंगे, पर अभी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। हिंदी में इसे बोला जाता है संक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इस पर ध्यान दें। देखो, एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि मेरा रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर दे, प्रोडक्ट का। ध्यान देना, यदि मैं चाहता हूं कि मेरा अभिकारक ए और अभिकारक बी आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर दे, प्रोडक्ट का निर्माण कर दे, तो आप इसके लिए समझिए, हर पदार्थ कोई भी अभिकारक या कोई भी रिएक्टेंट अगर आपस में अभिक्रिया करना चाहता है, एनी सब्सटेंस और रिएक्टेंट वांट्स टू रिएक्ट विद ईच अदर, कोई भी पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया करना चाहता है तो उनको एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है। एनर्जी बैरियर, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, बैरियर का मतलब अवरोध, रुकावट। कोई भी पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाना चाहता है, प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो उसको एनर्जी बैरियर पार करना होता है। ध्यान दें, उसको क्या पार करना है, एनर्जी बैरियर पार करना है। अब स्टूडेंट्स, उसी ऊर्जा की मात्रा को, यानी जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनको आपस में रिएक्शन करने के लिए एक ऊर्जा अवरोध को, एनर्जी बैरियर को पार करना होता है, जिससे वो प्रतिफल का निर्माण करते हैं। उसी एनर्जी बैरियर को, उसी ऊर्जा अवरोध को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। उसी ऊर्जा अवरोध को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पता चल गया, तो अब हम ये देखेंगे मेरा कैटलिस्ट जो उत्प्रेरक है वो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा या बढ़ा देगा। अब मान लीजिए यदि हम कहें ध्यान देते रहिएगा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल और डायरेक्ट कंसेप्ट। तो देखो, जब कैटलिस्ट को
रिएक्शन रेट इंक्रीज करना होता है। ध्यान देना, यानी अब मैं कह रहा हूं जब मेरा कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहता है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? पॉजिटिव कैटलिस्ट का। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। अब इंक्रीज करना होता है तो क्या होता है? मान लीजिए आप ऐसे समझो, मैं आपको कह दूं एक मोटी सी लकड़ी दे दूं। मान लीजिए एक मोटी सी मैंने लकड़ी दे दी और मैंने कहा इसको आप जलाइए, और मैं वहीं पर लकड़ी का बुरादा आपको दे देता हूं और कहता हूं आप इसको जलाइए। आप बताइए कौन पहले जलेगा? या आप ऐसे समझिए एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया और एक कागज दे दिया और मैं आपसे बोलूं दोनों को जलाइए, पहले कौन जलेगा? पेपर जलेगा। इट मीन्स दैट हर पदार्थ के लिए, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यानी हर सब्सटेंस रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो उसको अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? जो एक्टिवेशन एनर्जी है, संक्रियण ऊर्जा, इसके वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब तुम खुद ही बताओ, अगर पहले पेपर कहता था मुझे 10 किलो जूल की एनर्जी दोगे तो मैं जलूंगा, अब अगर कैटलिस्ट उसकी 10 किलो जूल की एनर्जी को 5 किलो जूल कर दे तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम कर दिया, तो अब वो क्या करेगा? आसानी से प्रोडक्ट बना देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम कर देगा तो जल्दी प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पे नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या कहता है? नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है? वैसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को कम कर देता है, डिक्रीज कर देता। अब तुम बताओ कैसे कम करेगा? मान लो पहले लकड़ी को जलने के लिए 10 किलो जूल की ऊर्जा चाहिए थी। अब कैटलिस्ट क्या काम करेगा? उसकी जो 10 किलो जूल की न्यूनतम ऊर्जा थी, जो संक्रियण ऊर्जा थी, जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, उसके मान को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जब उसके मान को बढ़ा देगा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज कर देगा तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो लंबा समय लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और स्टूडेंट्स और ज़्यादा डिटेल में आपको बताते हैं। यार कौन सा कंपटीशन इस नॉलेज से आगे जाएगा? संभव ही नहीं है। और ज़्यादा डिटेल में आपको ग्राफ से बताते हैं, समझिएगा। ग्राफिकल अप्रोच, ध्यान रखें।
ये समय को बता रहा है, इधर कंसंट्रेशन को बता रहा है, सांद्रता ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन। अब मैं कहता हूं अगर ये हिस्सा रिएक्टेंट, अगर ये हिस्सा रिएक्टेंट अभिकार और ये हिस्सा किसको बता रहा है, प्रोडक्ट को बता रहा है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हालांकि आगे एक बार आएगा पर हम समझा देते हैं अभी से आसान। तो मैंने बोला रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए अगर इस रिएक्टेंट को, यहां जो रिएक्टेंट है, ग्राफ से देखिए ना, कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इधर प्रोडक्ट में बदल रहा है। इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है तो यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें लाना है। तो हमने एनर्जी दिया, इस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा। यानी किसी अभी के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि यदि इस अभिकारक को प्रतिफल में बदलना है तो इतना ऊर्जा हमें देना होगा। अब तुम कहते हो कि सर मुझे बड़ा जल्दी है, मेरे पास समय कम है, मैं चाहता हूं मेरा रिएक्शन जल्दी हो जाए, कम समय में रिएक्शन हो जाए। तो मैं बोलूँगा ठीक है, आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ले लो। अब आप क्या करते हो, इस रिएक्शन को पॉजिटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हो। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, ये जो EA का वैल्यू है ना, जो यहां से लेके यहां तक है, अब इस EA के वैल्यू को वो कम कर देगा। ध्यान देना, अब ये EA का वैल्यू तो उतना बड़ा था, अब EA का वैल्यू कम हो गया। तो ये रिएक्टेंट है, पहले इसको लगता कि उतना लंबा रास्ता तय करूंगा तो प्रोडक्ट बनूंगा, अब ये इतने छोटे रास्ते से ही चल के ये रिएक्टेंट किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। पर अब देखो यहाँ पर मेरे लिए जो नया एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हुआ वो ये हो गया। पर ये वैल्यू कब आया, जब मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया पॉजिटिव कैटलिस्ट का। तो आप ये याद रखेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, वैसा पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, परंतु उसमें खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। जब केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जब घटा देगा नेगेटिव कैटलिस्ट। अब आपके दिमाग में जाएगा कैसे केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाओगे, तो आप कहोगे बढ़ाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, संकीर्ण ऊर्जा क्या है, मैंने बताया एक ऊर्जा का बैरियर होता है, आगे आएगा बहुत डिटेल में। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने इसको डिस्कस किया था, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाते समय हम भी डिस्कस करेंगे, पर अभी से सीख लो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक ऊर्जा का बैरियर है। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने हाथ पे ये कैटलिस्ट ले रखा है, ये मैंने रिएक्टेंट ले रखा है, मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, तो इस रिएक्टेंट को कम से कम इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम से कम इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब ये प्रोडक्ट में बदलेगा। यानी हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा अवरोध को, कुछ एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। वही ऊर्जा अवरोध,
वही न्यूनतम ऊर्जा का मात्रा, वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसे वो पार करके प्रोडक्ट में बदलते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ने अब क्या काम किया, पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा था, अब उसके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, तो रिएक्टेंट इतना सा एनर्जी लेके प्रोडक्ट में बदल जाएगा और रिएक्शन मेरा कैसे हो जाएगा, फास्ट। अब आप कहें कि सर नेगेटिव कैटलिस्ट कैसे वर्क करेगा, देख लो। अरे यार पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, ये कंसंट्रेशन हो गया, ये समय। कोई कहे सर कंसंट्रेशन और टाइम में क्यों ग्राफ बनाए, कंसंट्रेशन को समय के साथ डिवाइड कर दो। आखिर रेट क्या था, याद है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, यही ना था। तो अब स्टूडेंट्स ऐसे यहां ले लेते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदलना चाहता है। अभी सामान्य परिस्थितियों में इसका एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू इतना है। अब आप कहते हो कि सर ये बहुत जल्दी प्रोडक्ट में बदल जा रहा है, इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए। स्लो करेंगे तो किसके पास जाएंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट के पास। तो जैसे ही हम नेगेटिव कैटलिस्ट लेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, पहले जो मिनिमम एनर्जी था EA का वैल्यू इतना था, अब इसकी वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा वो उसकी जिम्मेवारी है, आप परेशान नहीं, इसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। अब रिएक्टेंट को क्या दिखाई देगा कि अगर प्रोडक्ट में बदलना है तो इतनी एनर्जी चाहिए, अब इतनी एनर्जी चाहिए तो लेने के बाद वो किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में। पर ये काम किसने किया, नेगेटिव कैटलिस्ट ने, और नेगेटिव कैटलिस्ट ने किया, तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्टूडेंट्स टोटल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए परफेक्ट कंसेप्ट है। और आपको बता दें कि थोड़ा सा और बेहतर तुम लोग चाहते हो तो जो मैं बताता हूँ समझाता हूँ, इसको समझ के खुद से नोट्स बनाया करो, बहुत मजा आएगा। तो इस तरह से मैंने कैटलिस्ट का बात किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्टूडेंट्स अब दूसरा कंसेप्ट सीखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए अगर मैं बोलूं, दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, यानी अभिक्रिया का वेग। ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग, इसको शॉर्ट में अगर मैं लिख दिया करूंगा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इंक्रीज करता है। कोई भी रिएक्शन होगा, अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को ही अगर बढ़ा देंगे
यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कोई कहे क्यों करेगा सर, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। यदि हमने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में कुछ वाटर ले लिया, इस बर्तन में हमने क्या ले लिया, वाटर। अब इस बर्तन को धूप में छोड़ देते हैं, तो अब ये बताओ क्या धूप में छोड़ने पर ये तुरंत वेपर में बदल जाएगा? तुरंत वेपर में तो नहीं बदलेगा, परंतु अब हम क्या करें, इस बर्तन को गर्म करने लगे, हीट करेंगे। हीट करने का मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, देखते हो पानी खोलने लगता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या करने लगते हैं, कोलाइड करने लगते हैं। कोलाइड का मतलब टक्कर। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं, आपस में टक्कर करने लगते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है, इनके टक्कर करने के कारण पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। ये तो एक रिएक्शन का कंसेप्ट है। इनके टक्कर करने के कारण इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो ये लिक्विड फेज से किस में आ जाते हैं, वेपर फेज में आ जाते हैं। यानी जलीय अवस्था, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। पर क्यों आए? क्योंकि हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, और जब ये द्रव से वाष्प में जाने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे जल्दी जाने लगेगा। पहले केवल धूप में रखें तो जल्दी रिएक्शन नहीं हुआ, अब तुमने धूप से उठा के गैस पे रख दिया तो रिएक्शन क्या करेगा यार, फास्ट होने लगेगा ना। तो रिएक्शन फास्ट होने लगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या किया, बढ़ गया। रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ा? जब मैंने टेम्परेचर दिया। तो आपको बता दें, ये देखा जाता है आमतौर पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, ध्यान देना, इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ जाता है। याद रखना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो लगभग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर, रेट का मतलब दर, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, अभिक्रिया का दर कितना गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ कि टेम्परेचर ऑल्सो इफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग लाइन बाय लाइन नोट्स बनाना चाहते हो, लेक्चर के लास्ट में हम नोट्स बनाने का तरीका बताते हैं, पर ज़्यादा बेहतर है आपको मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, आप इसको समझिए, अपने लैंग्वेज में नोट्स बना लो ना, दैट इज़ मोर बेटर। क्यों? क्योंकि अपने लैंग्वेज में बनाओगे तो बहुत अच्छा है, और बाकी तो नोट्स का तरीका है ही, आप उसको देख के बना सकते हैं। 2 प्रभाव हो गए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब तीसरे प्रभाव का बात करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रभाव अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका लेने जा रहे हैं? अभिकारकों का। दो तीन एग्जांपल्स मैं क्लियर करता हूं। पहला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं इस गिलास में इतना पानी है, और स्टूडेंट्स बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा पानी पिए उतना बेहतर है, और साथ साथ अगर नींबू का शरबत हो तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो प्रयास कीजिए, खट्टी चीज़ों को खाइए जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। पर यहाँ पर क्या उसका काम है देखिए। मान लीजिए आपका शरबत बनाने का मन किया, पानी है, नींबू पानी बना रहे हो, या छोड़ो ना नॉर्मल पानी, मैं इसमें कहता हूं कि आप ये बड़ी बड़ी शुगर के टुकड़ों, क्या है आपका? शुगर, चीनी, घोली। और दूसरी बार कहता हूं चीनी का पाउडर, शुगर पाउडर को घोलिए। तो आप बताइए, पहले चीनी को घोलोगे पहली वाली या पाउडर को घोलोगे, कौन जल्दी घुलेगा? तो आप तो यही कहोगे सर कौन सी बहुत बड़ी बात पूछ ली, जो चीनी पाउडर के रूप में है वो जल्दी घुल जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये चीनी जो पाउडर के रूप में होगी ये जल्दी घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि चीनी का हर पार्टिकल किसके कांटेक्ट में आएगा? वाटर के कांटेक्ट में आएगा। यानी शुगर का हर पार्टिकल वाटर के कांटेक्ट में आया तो शुगर का ज्यादा सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, यानी सरफेस एरिया बढ़ रहा है। इंक्रीज करेगा तो मेरा रिएक्शन फास्ट होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? फास्ट। दूसरा वाला तेजी से होगा, और वहीं पर चीनी के हमने बहुत मोटे मोटे टुकड़े लिए हैं, वो जल्दी नहीं घुलेंगे, इसलिए रिएक्शन स्लो होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल कंसेप्ट की बात करूं, तो यदि स्टूडेंट्स हम आपसे कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करेगा, तो आपको जवाब देना है कि सर रिएक्टेंट पार्टिकल का, समझते रहना यार, बड़ा आसान है यार, आसान नहीं होता है, डिपेंड करता है कौन टीचर पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाने वाला व्यक्ति पढ़ा रहा है, उससे आसान होता है। तो हमने आपसे बोला कि यदि रिएक्टेंट के पार्टिकल्स अभिकारक कणों का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, अभिकारक कणों का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना ही ज़्यादा आपस में रिएक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा रिएक्ट करेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू उतना ही अधिक होगा। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने शुगर का एग्जाम्पल लिया, हम लोग सॉल्ट का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स।
नहीं तो एक रिएक्शन लिख देते हैं, ध्यान देना, दिख रहा है यहाँ, हाँ लिखा जा सकता है। CaCl2 मार्बल चूना पत्थर, इसके बड़े बड़े टुकड़े ले लिए, पीसेस ले लिए, इसका रिएक्शन 2HCl के साथ करा रहे हैं। स्टूडेंट्स मैं इधर लिख देता हूँ, ध्यान है, CaCl2 मार्बल, इसके बड़े बड़े पीसेस ले रखे, टुकड़े ले रखे, इसका रिएक्शन 2HCl के साथ करा रहे हैं। सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का रिएक्शन 2HCl के साथ करा रहे हैं, CaCl2 बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड H2O प्लस CO2। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का बड़ा बड़ा टुकड़ा ले रखा है, पीसेस ले रखा है, तो ये जो रिएक्शन होती है इसका स्पीड कम है, तो ये कैसी रिएक्शन मिलती है, स्लो रिएक्शन। पर सेम रिएक्शन CaCO3, इसे मैं किस रूप में ले रहा हूँ, पाउडर के रूप में ले रहा हूँ, HCl से रिएक्शन कराता हूँ, CaCl2 H2O प्लस CO2, पर ये रिएक्शन कैसा होता है, फास्ट। अगर ये नीचे वाला रिएक्शन फास्ट है, ऊपर वाला रिएक्शन स्लो है, तो स्टूडेंट्स ये साबित करता है, दिस प्रूव्स दैट कि यहाँ पर पाउडर के रूप में है तो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो आपस में ज़्यादा कोलाइजन हो रहा है, आपस में ज़्यादा टक्कर हो रहा है, आपस में आसानी से मिल पा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग 3 प्रभाव पढ़ चुके। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की। समझते हैं स्टूडेंट्स चौथा फैक्टर क्या है। प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो समझिएगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में। और इसके लिए आपको बता दें, कुछ केमिकल रिएक्शन है जो लाइट के प्रेजेंस में आसानी से संपन्न होती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश न हो तो वो केमिकल रिएक्शन होती ही नहीं। तो मेरी बात समझना, मैंने बोला कुछ केमिकल रिएक्शन, देयर आर मैनी रिएक्शंस which takes place in presence of sunlight. Such reactions are called photochemical reactions. यानी अनेक अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, परंतु प्रकाश की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, वो रिएक्शन नहीं हो रही है। इसका मतलब प्रकाश की उपस्थिति रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रिएक्शन आपको पढ़ना है। CH4 Cl2 क्या बनाता है, CH3 Cl प्लस HCl, H न्यू, इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन हुई तो हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। पर सेम रिएक्शन स्टूडेंट्स
CH4 plus Cl2 in absence of सनलाइट, यानी अंधेरे में कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होता है। और रिएक्शन नहीं हो रहा है मतलब ये प्रूफ हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। तो किसी के दिमाग में जाए कि सर प्रकाश में ऐसा क्या है, सूर्य की किरणों में ऐसा क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया या रेट ऑफ रिएक्शन घट गया। तो यार आपको अगर हम ऐसे बताएं, मान लीजिए ये पीस ऑफ पेपर है, इस पेपर के टुकड़ों को आप धूप में रख दीजिए। मेरी बात समझिए, प्रैक्टिकल थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। और मैंने आपको बताया कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप समझ रहे हो वो परफेक्ट है, पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे चैप्टर के लास्ट में या हर लेक्चर के लास्ट में आपको नोट्स बनाने के अलग से बताना पड़ता है। पर अगर थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी करो, समझदारी लगाओ तो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। मैं कहता हूँ ये पीस ऑफ पेपर है, कागज़ का टुकड़ा है, इसको मैं धूप में रख दिया। धूप में रख दूंगा तो क्या जल जाएगा? नहीं जलेगा। परंतु मैं एक लेंस लगा दूँ, यहाँ पर एक लेंस लगा दूँ, अब प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो पेपर गर्म हो जाएगा। धीरे धीरे उस गर्मी के कारण ये पेपर क्या होगा? जल उठेगा, ये पेपर जलने लगेगा। यानी प्रकाश की किरणों में ऊर्जा होती है, फोटॉन्स होते हैं। तो ये जो एनर्जी है E बराबर एच न्यू एनर्जी, प्लांक क्वांटम थ्योरी उसमें भी डिस्कस होगा। जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपना एनर्जी या अपना फोटॉन्स का जो ऊर्जा होता है वो किसको दे देता है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को दे देता है। तो अभिकारक के पुराने बॉन्ड टूटने लगते हैं, नए बॉन्ड बनने लगते हैं। पुराने बॉन्ड टूटने लगे तो आप कहोगे अभिकारक आपस में रिएक्ट करने लगा, और नया बॉन्ड बनने लगा तो आप कहोगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने लगा। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट किसको प्रभावित करती है? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया। रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया, रेट का मतलब दर। अभिक्रिया की दर प्रकाश की उपस्थिति से प्रभावित होती है। अब स्टूडेंट्स 5वें नंबर पे और डिस्कस करते हैं। Concentration of reactant. Concentration of reactant, यानी मैं बात करने जा रहा हूं अभिकारकों की सांद्रता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जनरली यार, मतलब सामान्य वे में मैं बात कर रहा हूं, अपवाद हो सकता है। बस आप ये जान जाओ जनरली रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, इंक्रीज करता है। कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ता है, यानी जब अभिकारकों की मात्रा का, जब अभिकारकों का सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आप बढ़ाइएगा तो सामान्यतः कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने पर
सामान्यतः अभिक्रिया का वेग क्या करता है, बढ़ता है। इसे हम लोग लॉ ऑफ एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान के नियम से भी पढ़ लेंगे, या इसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे रेट लॉ, उससे भी हम डिस्कस कर देंगे। तो सामान्य मैंने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता है, उसकी बात बाद में आएगी, या अगले लेक्चर में उसके बारे में हम लोग जानेंगे, रेट लॉ के बारे में। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनरल परिस्थितियों में तुम खुद देखो ना, पानी में बहुत सारा चीनी मिला दो, बहुत सारा चीनी का पाउडर मिला दो, यार जितना ज़्यादा पाउडर मिलाएगा उतनी ही ज़्यादा ना चीनी मीठी होगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट आप ले रहे हैं उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है, उतनी ज़्यादा रिएक्शन हो रही है। तो सामान्य कंडीशन के लिए बोला जाता है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाइएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगेगा, कंसंट्रेशन को कम कर दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ऐसे देखें, इस बर्तन में ए और बी के, मैंने बोला इनके 2000 मॉलिक्यूल्स, और इस बर्तन में ए और बी के केवल 2 मॉलिक्यूल। बताओ कहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो? तो स्टूडेंट्स 2000 मॉलिक्यूल हैं, तो हमें पता है कि यहाँ संभावना ज़्यादा है आपस में रिएक्शन करने का, टक्कर होने का। तो एक सामान्य बात कर लेते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और यहाँ जब टक्कर हो तब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा या कुछ भी होगा। पर सामान्यतः, बाकी इसको डिटेल में लॉ ऑफ एक्टिव मास कहता है रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। रेट लॉ भी इसी बात को कहता है, पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अलग कहानी होता है, वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगी। पर जनरल सामान्य भाषा के लिए रिएक्टेंट को बढ़ाते जाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ते जाएगा। अब अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मेरे ख्याल 6 नंबर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो समझ लो नेचर ऑफ रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर एग्जाम्पल से मैं डिस्कस करूं तो आप ऐसे समझ सकते हो, एक आयनिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं। चैप्टर की शुरुआत में बताया NaCl AgNO3 रिएक्शन होता है, AgCl बनता है NaNO3। यहाँ पर क्या है, NaCl टूटता है Na प्लस Cl माइनस, AgNO3 Ag प्लस NO3 माइनस। तो ये प्लस और माइनस आपस में कंबाइन हो गया, ये माइनस प्लस आपस में कंबाइन हो गया, और आपका ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। AgCl का प्रिसिपिटेट अवक्षेप प्राप्त होता है।
पर स्टूडेंट्स ये कैसा रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन है। ये डायरेक्ट प्लस और माइनस कंबाइन हो रहा है। ये आयनिक रिएक्शन है, बड़ा तेजी से होगा, फास्ट होगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? अधिक होगा, मोर होगा। पर मैं दूसरा रिएक्शन N2 प्लस 3H2 2NH3, दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अब आप यहां पर कॉमन सेंस लगाओ, ये आणविक अभिक्रिया है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये आपका आणविक अभिक्रिया है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यार यहां पर ये तीनों बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड आपका टूटेगा, यहां पर 3 नाइट्रोजन के बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेंगे, और फिर आपका नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन होगा, तो क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। तो आप खुद देखो, यहां पर ज्यादा बॉन्ड्स टूट रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट प्लस माइनस कंबाइन हो रहा है। जहां पर ज्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे उनको तोड़ने में भी तो समय ज्यादा लगेगा, यानी मॉलिक्यूलर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। इसका स्पीड क्या होगा? स्लो होगा। तो मैं आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा था, कि जब कोई भी, एक बात हमारा याद रखना हमेशा माइंड में, और स्टूडेंट्स दिमाग में रखिएगा, whenever any chemical reaction takes place, reactant molecules gets collides with each other. Due to their collision, some old bonds are broken and new bonds are formed. In this way, reaction proceeds. यानी जब कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ पुराने आवरण टूटते हैं और कुछ नए आवरण बनते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है। जितना ज़्यादा कम बॉन्ड तोड़ना है उतना ही तेजी से रिएक्शन होगी। तो आयनिक रिएक्शन केटायन और एनायन के बीच में होता है, ये फास्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसमें बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं मेरा रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देख लीजिए, इसको और तरह से भी स्टूडेंट्स बता सकते हैं। चलिए यहां पर कोशिश करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, हालांकि ये स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, पर थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पर। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व, स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व, कितना वो स्टेबल है, और कौन? प्रोडक्ट। यानी रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कोई केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हो, और केमिकल रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट बनकर आता है, केमिकल रिएक्शन करने पे जो प्रोडक्ट बनकर आता है, अगर वो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका ये मतलब है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, या आप कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
रिएक्टेंट। ये याद रखना, कंपटीशन में काम आता है। रेट ऑफ रिएक्शन, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। या दूसरे शब्दों में, यदि तुम्हारा जो रिएक्टेंट है उसका स्टेबिलिटी क्या है, कम हो गया ना, क्योंकि एक बटा स्टेबिलिटी कम हो गया तो रिएक्टेंट के आधार पर हम बता सकते हैं। इसे आप चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना होता है। देखिए, जैसे CH3COOH एसिडिक मीडियम में मान लीजिए रिएक्शन करा रहे हैं, या ये सब छोड़ो ना डायरेक्ट, हमें पता है हाइड्रोजन तो हमेशा H+ होता है। ये आपका CH3COOH, इसी तरह HCOOH, हाइड्रोजन टूटेगा तो H+, और ये आपका HCOOH-। ध्यान दीजिए, अब कोई आपको कह दे कि आप इन दोनों रिएक्शन में बताइए कौन सा रिएक्शन या किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। एक जनरल सी बात, यहाँ भी H+ है, यहाँ भी H+, इन दोनों में तो कोई अंतर नहीं है स्टूडेंट्स। अंतर किसमें है, यहाँ CH3COO- है, यहाँ HCOO-। तो आप लोगों को कुछ ऑर्गेनिक में हम बता रहे थे, तब तक लॉकडाउन हो गया। तो आप ये याद रखना, किसी पदार्थ के ऊपर, दिमाग में रखिएगा, किसी सब्सटेंस के ऊपर या किसी पदार्थ के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज आता है, चार्ज इंक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ते जाएगा वो अनस्टेबल होने लगता है। तो किसी पदार्थ को स्टेबल बनाने के लिए हमें चार्ज को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखो, जो CH3C है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अभी आपको ये नहीं पता चलेगा कौन से इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कौन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले ग्रुप हैं। बस समझ लो, ऑर्गेनिक में तो ये सब डिटेल में आएगा। ये CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ये उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। तो CH3 के लगने के कारण यहाँ पर माइनस चार्ज और बढ़ते जाएगा, तो ये क्या होते जाएगा, अनस्टेबल होते जाएगा। तो अब बताओ, ये अनस्टेबल होने वाला है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करता है पर बहुत कम देता है। इसका इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव कम है, तो इस पर जो माइनस चार्ज लगेगा, इस माइनस का भी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। तो ये अनस्टेबल है, पर इसकी तुलना में ये थोड़ा सा कम अनस्टेबल होगा ऊपर वाले की तुलना में। तो अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जो प्रोडक्ट बनता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ऊपर वाला तो अस्थायी है ना, नीचे वाला कुछ स्थायी है, यानी हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इस बी का किससे ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ए से ज़्यादा होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ,
और देख लीजिए क्या रिपीटेशन है। मैंने आपसे बोला रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर मैंने आपको बोला कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है प्रतिफल कितना ज़्यादा स्थायी है, कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो उसको समझाने के लिए मैंने एक रिएक्शन लिखा। तो तुम कहोगे सर ये हमको तोड़ने नहीं आता, यार कुछ नहीं आता, तो ये तो आता है ना कि हाइड्रोजन हमेशा H+ के रूप में जाता है, तो बगल वाले के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किसी पदार्थ के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए चाहे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों रिएक्शन में H+ था, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर पहली रिएक्शन में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। कोई कहे क्यों देता है, कैसे देता है, आगे आप सीखोगे, अभी जानो। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, जितना इलेक्ट्रॉन अपना देगा माइनस वाला उतना ही खींचेगा, और जितना माइनस खींचेगा माइनस बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये अनस्टेबल हो गया। इस CH3 की तुलना में ये हाइड्रोजन कम देगा, तो यहाँ कम माइनस होगा, तो कम अनस्टेबल होगा। कम अनस्टेबल का मतलब ज़्यादा स्टेबल हो गया, और ज़्यादा स्टेबल होगा तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। चलिए, ये 6वां पॉइंट हुआ। एक और पॉइंट ऐसे ही डिस्कस कर देते हैं, हालांकि उसके बिना भी काम चल सकता है स्टूडेंट्स। 7वां, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल का मतलब भौतिक, स्टेट का मतलब अवस्था, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। अभिकारकों की भौतिक अवस्था। मान लीजिए एक गैस है, एक लिक्विड है और एक सॉलिड। एक मैं जनरल बात कर रहा हूं, गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण कोई बल कार्य नहीं करता। पर अगर सॉलिड की बात करें, इसके मॉलिक्यूल्स का पोजीशन फिक्स होता है, चाहे ये बोल लो या बी बोल लो। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है। तो एक जनरल से मैं बात बोलूं स्टूडेंट्स, आप बताइए कौन सा सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगा। अगर यहाँ A और B के मॉलिक्यूल हैं तो इनको कोई बल आपस में रोक नहीं रहा है, कोई आपस में अट्रैक्शन ना तो रिपल्सन फोर्स है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो गैसियस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। पर A और B सॉलिड की बात करें, अगर सॉलिड के कणों की बात करें, यहाँ पर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। क्या A वाला B के पास आसानी से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि A के मॉलिक्यूल्स अपने को पकड़े हैं, B के मॉलिक्यूल्स अपने को पकड़े हैं, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। एक सामान्य बात कर रहा हूँ। और लिक्विड में गैस के अणुओं की अपेक्षा गैस में तो अट्रैक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है, पर यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू कम है, तो यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, पर क्या होगा, स्लो होगा। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा? गैसियस मॉलिक्यूल का होगा।
फिर उसके बाद लिक्विड का, फिर उसके बाद सॉलिड मॉलिक्यूल्स का। यह एक और बात मैं आपको बता दूं, आपस में अगर आपसे बात करें, जो होमोजीनियस मॉलिक्यूल होते हैं, जो एक प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, वो आपस में ज़्यादा आसानी से अभिक्रिया करेंगे एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स। एक बार देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज आपको फैक्टर्स पढ़ा दिए। कोई बोले, समझ रहे हो ना, गैस में कोलाइजन ज़्यादा होगा, लिक्विड में उससे कम होगा, सॉलिड में उससे और कम होगा। जब कोलाइजन कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, कम हो जाएगा। कोलाइजन का मतलब टक्कर। तो आज आपको मैंने सारे फैक्टर्स डिस्कस कर दिए। कल की क्लास में आपको रेट लॉ पढ़ाएंगे। प्रयास कीजिएगा पूरे लेक्चर को ध्यान से देखना, और इस लेक्चर का नोट्स आपको अगले लेक्चर में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सबको समझ आया होगा, और मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छा जो लोग पूरा वीडियो देखते हो वही लोग जवाब दे पाओगे। और स्टूडेंट्स, जब आप कंप्लीट वीडियो को देखते हैं तो कभी प्रयास करना बिना देखे चीज़ों को नोट्स बनाने का। कितना आपको याद रहता है, और अगर बिना देखे आप नोट्स बना सकते हैं, कहीं भूलो तो थोड़ा बहुत देख लेना, और अगर बिना देखे नोट्स बना सकते हो तो समझिए आपका स्टडी बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्रयास कीजिएगा, जो नए छात्र हों चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और पुराने छात्र हों वो और छात्रों को बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।